नवीन ग्लोबल स्टडी में एक बार फिर से आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं नवीन कुशवाहा। तो चलिए जानते हैं जीवनी के सेशन में आज सचिंद्रनाथ सन्याल जी का जीवन परिचय। दोस्तों ये चार भाई थे। चारों भाई ने क्रांति को चुना था, क्रांति के मार्ग को अपनाया था। दोस्तों चारों भाई जेल में थे और इनकी विधवा माँ जो है भटक भटक के किस तरह से जीवन गुजारती है और अपने बेटों के सामने कभी अपना मुंह नहीं खोलती है कि किस तरह से अपना जीवन जी रही है। रिश्तेदार के द्वारा ठुकरा दिए जाते हैं, घर बार से बेदखल कर दिए जाते हैं, सरकारी संपत्ति उनकी संपत्ति को सरकार सीज कर लेती है। इस तरह से एक विधवा अपने बेटे को, जवान बेटे को अपनी आप बीती नहीं बताती है और किस तरह से ये अपना पूरा जीवन जो है क्रांति के मार्ग में अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो जेल है सेल्युलर जेल, उसमें इन्होंने अपना आधा जीवन व्यतीत किया है और किस तरह से ये इन्होंने क्रांति के मार्ग को अपने जीवन में आत्मसात किया है। दोस्तों उनके लिए चलते हैं, जीवन परिचय को पूरा सुनते हैं। दोस्तों ये हैं सचिंद्र सन्याल। दोस्तों सचिंद्र सन्याल, उनका जन्म 3 जून 1895 को वाराणसी में हुआ था। वह 4 भाई थे और पिता के प्रोत्साहन पर चारों भाई ही देश की आज़ादी के लिए क्रांति के पथ पर अग्रसर हुए थे। दोस्तों सचिंद्र सन्याल एक सुपठित, सुशिक्षित, अध्ययनशील क्रांतिकारी थे। उनमें प्रबंधन की अनूठी क्षमता थी। वह विख्यात क्रांतिकारी रासबिहारी बोस के दाएं हाथ माने जाते थे। सन 1915 में पंजाब में गदर पार्टी द्वारा सैनिक छावनियों में बगावत करने में उन्होंने काफ़ी कार्य किया था। तदंतर सन 1922 में उन्होंने उत्तर भारत के क्रांतिकारियों का एक बड़ा दल खड़ा कर लिया था, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, भगवती चरण बोहरा, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, यशपाल जैसे क्रांतिकारी सम्मिलित थे। इस संगठन का नाम हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र संघ, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन रखा गया था। बाद में उसी का एक हिस्सा हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र सेना के नाम से भी जाना गया। वह संगठन समाजवादी विचारधारा पर आधारित था और उसका लक्ष्य था ऐसे राष्ट्र समाज का निर्माण जिसमें इंसान का शोषण न होता हो और इन सभी इंसानों को सभी प्रकार से समान समझा जाता हो। अतः उनका व्यक्तित्व बहुआमी व्यक्तित्व कहा जाना चाहिए। दोस्तों लंबा कार्यकाल, करतार सिंह सराबा और भगत सिंह जैसे कई क्रांतिकारियों की जिंदगी जितनी थी उससे कहीं ज़्यादा सचिंद्र सन्याल का सक्रिय कार्यकाल रहा। सन 1915 में उनके द्वारा गदर पार्टी के सदस्यों के साथ मिलकर सेना की छावनियों में बगावत का शंखनाद किया गया था। तो सन 1925 में काकोरी में रेलगाड़ी में डाका डालने वाले दल में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। किसी भी क्रांतिकारी का लंबा जीवन निश्चय ही चौंकाने वाली बात है। उससे उनके जीवन का वह काल जब वह छावनियों में जाकर सैनिकों को अंग्रेजों के विरुद्ध बगावत करने हेतु उकसा रहे थे, निश्चय ही सर्वाधिक जोखिमपूर्ण कार्य था, क्योंकि कोई भी अंग्रेज भक्त सैनिक उनके बारे में भंडाफोड़ कर सकता था। फिर भी उनके द्वारा निरंतर इस जोखिम कार्य को उठाया गया। इसी कारण यह माना जाता है कि उन क्रांतिकारियों का कार्यकाल अपेक्षाकृत इनसे कम था। चारों भ्राता क्रांति के पथ पर। दोस्तों यह अपने आप में एक अनूठा उदाहरण है जब किसी भी देश के क्रांतिकारियों में 4 सगे भाइयों ने मातृभूमि का निर्वहन किया हो। सचिंद्रनाथ सन्याल ही माँ क्षीरोदवासिनी के सबसे ज्येष्ठ पुत्र थे। उनके तीनों छोटे भाई रविंद्रनाथ सन्याल, जितेंद्रनाथ सन्याल, भूपेंद्रनाथ सन्याल भी देश सेवा के लिए क्रांतिकारी के मार्ग पर बड़े भ्राता के साथ रहे और वर्षों जेल में भी रहे। विधवा माता द्वारा अपने चारों बेटों की परवरिश में ऐसे ही की गई थी। ऐसी परवरिश जिसने मातृभूमि पर प्राण निछावर करने वाली शख्सियतों को रचा था। दोस्तों बचपन के आदर्श। दोस्तों बचपन से ही सचिंद्रनाथ सन्याल को अन्याय अत्याचार के खिलाफ संघर्ष करने वाले वीर शिवाजी का जीवन सम्मोहक लगता था। महान विजेता नेपोलियन भी उनके आदर्श थे। इन आदर्शों को समझा जा सकता है कि बचपन से ही उनके जीवन की दशा और दिशा इससे तय हो गई थी। गदर पार्टी में रहे। दोस्तों उनका संपर्क बनारस में रहते हुए विख्यात क्रांतिकारियों से हो गया था। सन 1912 में लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने की योजना बनाने वाले रासबिहारी बोस पकड़े नहीं गए थे।
सन 1914-15 में जब गदर पार्टी के लोग अमेरिका व कनाडा से पंजाब पहुंचे थे, तब उन्होंने दल को संगठित करने हेतु पथ प्रदर्शन की जरूरत थी। उन्होंने रास बिहारी से पंजाब आने का निवेदन किया। उस वक्त सचिंद्र नाथ सन्याल रास बिहारी के खास सहयोगी थे। रास बिहारी ने स्थिति का आकलन करने हेतु पहले सचिंद्र नाथ को ही पंजाब भेजा था। पंजाब व उत्तर प्रदेश में सेना में बगावत उकसाने की गदर पार्टी की योजना में सचिंद्र नाथ ने काफ़ी कार्य किया था। बाद में रास बिहारी बोस भी पंजाब आ गए। सैनिक बगावत की योजना ठीक ही बनी थी। कई छावनियों के सैनिक बगावत करने के लिए राजी हो गए थे। 21 फरवरी 1915 को फिरोजपुर के पास मियामीर छावनी से बगावत का बिगुल बजना था, किंतु कृपाल सिंह नाम का पुलिस का एक गुप्तचर क्रांतिकारी के दल का सदस्य बन गया, ऊंचा पदाधिकारी भी बन गया। वह योजना के सारे भेद सरकार को देता रहा। इस कारण बगावत के मंसूबे पूरे नहीं हो पाए। दोस्तों, आजीवन कारावास की सजा प्रत्यक्षतः गदर की योजना पूर्णतः विफल हो गई। सैकड़ों विद्रोही क्रांतिकारी व सैनिक पकड़े गए। कईयों को फांसी, आजीवन कारावास की सजा दी गई। 16 फरवरी 1916 को सचिंद्र नाथ सन्याल भी ताउम्र कारावास की सजा देकर अंडमान भेज दिया गया। उनकी संपत्ति भी जब्त कर ली गई। 3 भाई तो जेल चले गए, किंतु मां व छोटे भाई भूपेंद्र को रिश्तेदारों के पास पनाह लेनी पड़ी। सरकार के विरोध को पनाह देकर कोई भी बैठे बैठाए ही मुसीबत मोल नहीं लेना चाहता था। सचिंद्र नाथ सन्याल ने उन तमाम कष्टों को हिम्मत से सहा जो अंडमान की कालकोठरी वाली जेल में तमाम कैदियों को सहने होते हैं। उन कष्टों के कारण कई क्रांतिकारी विक्षिप्त तक हो जाते थे। कईयों ने आत्मघात कर लिया था, कुछ ने उपवास करके प्राणों की आहुति दे दी थी, किंतु अंडमान की जेल में रहते हुए नाना प्रकार के कष्टों को भोगकर भी सचिंद्र नाथ ने अपना हौसला व मनोबल बनाए रखा। दोस्तों, जब उन्हें कोल्हू चलाने के लिए कहा गया तो उन्होंने दृढ़तापूर्वक इनकार कर दिया और बदले में तमाम यातनाएं सहन कर ली। अंडमान की जेल में कोई भी कैदी विरोध करने की बात सोचने से ही कांप उठता था, किंतु इनके द्वारा आदेशों की खुली अवज्ञा नहीं की गई। माँ की महानता दोस्तों, उनकी माता भी नाना प्रकार के कष्ट भोग रही थी, किंतु उनके द्वारा अपने दुखों को अपने पुत्रों से छिपाया गया था ताकि वे कमजोर न पड़ जाएं। अपने बेटों को प्रोत्साहन करके वह अपने दुखों को छिपाती रही। उस समय सगे संबंधी रिश्तेदार ने भी उन्हें ठुकरा दिया था। समय पूर्व रिहाई। दोस्तों, सचिंद्र नाथ को ताउम्र कारावास की सजा पूरी नहीं करनी पड़ी, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के समाप्त होने पर इंग्लैंड के राजा ने जीत की खुशी में 25 राजनीतिक कैदियों को रिहा करने का ऐलान किया था। उसमें वीरेंद्र घोष, हेमचंद्र दास व उपेंद्र नाथ के साथ सचिंद्र नाथ सन्याल भी थे। अंडमान से कोलकाता लाकर उन्हें आज़ाद कर दिया गया था। उनके भाग्य की मुस्कुराहट ही कहना चाहिए, क्योंकि सचिंद्र नाथ तो अपना रास्ता तय ही कर लिया था। दोस्तों, हिंदुस्तान प्रजातंत्र का गठन। अंग्रेज जब यह दावा कर रहे थे कि उन्हें अंडमान जेल की यातनाओं को देखा, सुना व भोगा नहीं है, वह क्रांतिकारी क्रियाकलापों में हिस्सा ले, किंतु जो एक दफ़ा अंडमान की जेल में होकर आया हो तो वह किसी भी जन्म में वैसा कार्य नहीं करेगा जिससे वह फिर वहां जाने की राह खोल लेता हो। किंतु सचिंद्र नाथ को क्या कहा जाए, उन्होंने जेल से बाहर आते ही विदेशी शासन को उखाड़ फेंकने का अपना पुनः आंदोलन आरंभ कर दिया। इस दफ़ा उन्होंने जिस क्रांतिकारी दल को खड़ा किया उनका नाम रखा था हिंदुस्तान प्रजातंत्र संघ। रामप्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद आदि इनके उत्साही सदस्य थे। इससे समझा जा सकता है कि इस समय भी उनकी ऊर्जा शक्ति कमाल की ही थी। काकोरी कांड। दोस्तों, उन्होंने सन 1925 में सरकार विरोधी पर्चे छापने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें 2 वर्ष की कारावास की सजा सुनाई गई। इस दौरान 9 अगस्त 1925 को काकोरी के पास रेलगाड़ी से सरकारी खजाना लूटने के काम को इस दल ने ही अंजाम दिया था। रेलगाड़ी का खजाना लूट लिया गया। इसके पश्चात सभी क्रांति भाग निकलने में सफल भी रहे। 1.5 माह तक पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला कि यह किसका कार्य है, किंतु उसके पश्चात भेद खुल गया। एक एक करके तमाम लोग पकड़े गए। महज चंद्रशेखर आज़ाद और अशफाक उल्लाह खान ही बचे रहे। इस कांड में रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, राजेंद्र लाहिरी को फांसी की सजा दी गई। सचिंद्र सन्याल को आजीवन काला पानी की व 14 अन्य लोगों को अलहदा समय की सजा दी गई। सचिंद्र नाथ सन्याल और जोगेंद्र चंद्र चटर्जी के नाम उन्होंने लंबी सजाएं
देने के उद्देश्य से इस मुकदमे में बेवजह ही जोड़ दिया गया था। पुलिस इसी प्रकार के कार्य करती थी। जिसके खिलाफ साक्ष्य प्राप्त नहीं होते थे उन्हें ऐसे मामलों में फंसाया जाता था जो खुल चुके होते थे। 10 वर्ष की जेल प्रवास। दोस्तों, काकोरी कांड के मुकदमे का निर्णय 1927 में सुनाया गया। तब से 1937 तक सचिंद्र नाथ सरकारी जेल में ही रहे। इस दफ़ा उन्हें आजीवन कारावास की सज़ा पूरी नहीं करनी पड़ी। सन 1937 में कई सूबों में कांग्रेस की सरकारें बनने पर उन्हें राजनीतिक कैदियों की रिहाई का निर्णय किया। रिहाई की बनाई गई सूची में सचिंद्र नाथ का भी नाम शामिल था। जानलेवा तपेदिक। दोस्तों, जेल में रहते हुए उन्हें तपेदिक हो गया। कुछ समय तक वे नैनीताल के करीब भुवाली सेनेटोरियम में भी रहे। इस समय इस रोग का कोई उपचार नहीं था, इस कारण इससे खास फायदा नहीं हुआ। तब वह अपने भ्राता के पास गोरखपुर चले आए। वहीं सन 1945 में उनका स्वर्गारोहण हुआ। यह वही दौर था जब क्रांतिकारियों में फांसी पाने की होड़ मची रहती थी। फांसी पाने को ज़्यादा गौरव की बात माना जाता था। बेशक सचिंद्र नाथ सन्याल को फांसी पर चढ़कर शहीद होने का गौरव नहीं मिला हो, तथापि देश की आज़ादी के लिए किया गया उनका तप और त्याग फांसी पर चढ़ने वाले शहीदों से किसी भी तरह कमतर नहीं माना जा सकता है। दोस्तों, बंदी जीवन। उनके बहुआयामी व्यक्तित्व में लेखकीय पक्ष बेहद बाद में सामने आया। जेल में लिखित उनकी पुस्तक बंदी जीवन में सैकड़ों नौजवानों को क्रांति के पथ पर चलने का मार्ग प्रदर्शन किया। जिस तरह चापेकर भाइयों का पूरा परिवार ही क्रांति के लिए समर्पित था, या सावरकर परिवार के 3 भाइयों ने अंग्रेजों की जेलों में जाकर बरसों साधना की थी, उसी तरह सन्याल घराने के चारों भाई देश की सेवा के लिए पूर्णतः समर्पित थे। धन्य है उस माँ की कोख जिसने ऐसे वीर पुत्रों को जन्म दिया है। बेटे जेल चले गए, रिश्तेदार कन्नी काट गए, रहने खाने का आसरा नहीं रहा, किंतु उस तपस्विनी माँ ने कभी आह तक नहीं भरी। तजोमयी वाणी में पुत्रों को शाबाशी देती और धैर्य बंधाती रही। दोस्तों, तो दोस्तों, सचिंद्र नाथ सन्याल जी का जीवन परिचय आपको कैसा लगा, आप अपने उत्तर कमेंट में दे सकते हैं। अच्छा लगा, नहीं लगा। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए। धन्यवाद।